बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से बल्कि कुछ महीनों से पाकिस्तान के बैरूनी महाज जो हैं वो काफ़ी खुल गए हैं। अंदरूनी तौर पर भी ख़वारिज का मामला हो या दीगर मसाइल हों वो असर उठा चुके हैं, बल्कि उसका नुकसान भी पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। पहले मशरक़ी सरहद के ऊपर हिंदुस्तान का हमला, अभी अफ़गानिस्तान की तरफ से अफ़गान तालिबान का हमला, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इसकी भरपूर इसका जवाब दिया है। और गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो पाकिस्तान की कार्रवाई हुई है उसमें कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ अहदाफ़ पाकिस्तान ने हासिल किए हैं, मगर मज़ीद अहदाफ़ भी हासिल किए जा सकते हैं। अभी सीज़ फायर है 48 घंटों का, लेकिन ये क्या देरपा होगा? क्या मज़ीद हमले अफ़गानिस्तान की तरफ से देखने को मिल सकते हैं? पाकिस्तान जवाब देगा, जवाबी कार्रवाई करेगा? अहदाफ़ क्या हैं, कितने हासिल हुए हैं? ये बहुत अहम सवालात है। इस तरह से अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात और ये जो गठजोड़ कहा जा रहा है, इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद क्या चैलेंजेस होंगे? कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हो सकता है। क्या हिंदुस्तान एक मरतबा फिर मुतहरिक होगा, मशरक़ी सरहद पर अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा होगा? ये एक बहुत ही अहम मामला है जिसके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अफ़गानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसियाँ माजी में क्या रहीं, इस वक्त क्या हैं, मुस्तक़बिल में क्या होने जा रही हैं? क्या पाकिस्तान किसी इबाहम से निकल चुका है? क्या अफ़गानिस्तान से बातचीत होगी तो किन शराइत पर होगी? क्या TTA TTP जो नेक्सस है वो तोड़ा जा सकता है? और फिर पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत करने के हवाले से भी बनाया जा चुका है और बन चुका है। इस पे इमरान खान साहब ने कल कहा है कि पैरोल पे उनको रिहा किया जाए ताकि वो अफ़गानिस्तान से बातचीत करें। क्या वो रिहाई चाहते हैं या फिर वो अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं? ये दोनों बहुत अहम सवालात हैं जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सुहेल आफरीदी साहब का वज़ीर आला बनना और उनका वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर ये कहना कि वो मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ नहीं होने देंगे, क्या पाकिस्तान की जो रियासत है वो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और PMLN के आपस के ताल्लुकात और पंजाब के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर क्रैकडाउन, पंजाब हुकूमत वफाक को लिख चुकी है। ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और इस सब के लिए हमें ज्वाइन जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने, उनसे हम बात करेंगे जो कि वज़ीर दिफा है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, पहला तो यही सवाल है कि इस वक्त आज काबीना का भी इजलास हुआ और उसमें ज़ाहिर है कि जो आलमी उमूर हैं उसके हवाले से भी बात हुई, जो कौमी मसाइल हैं उस पर भी बात हुई। आप अफ़गानिस्तान के हवाले से बताइए कि एक सीज़ फायर है, क्या ये सीज़ फायर देरपा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं देरपा जो है उसके को तो नहीं मैं क्लेम करूँगा कि ये ख्वाहिश का ज़रूर इज़हार करूँगा कि ये हॉस्टिलिटीज़ जो है वो बंद हो जाएं, लेकिन ये कहना कि ये देर होगा, देखिए ये सारी हॉस्टिलिटीज़ जो है स्टार्ट हुई हैं जब अफगान वज़ीर ख़ारजा जो है बॉम्बे दिल्ली गए हैं और वहाँ पे थे जब ये स्टार्ट हुआ है। तो ये अफगानिस्तान ने खुद नहीं स्टार्ट किया, ये एक्चुअली अफगानिस्तान जो है एक इंडियन प्रॉक्सी बन गया हुआ है और वो वहाँ बैठ के जो है उन्होंने प्लान किया, वहाँ उनकी मौजूदगी में अटैक्स शुरू हुए और अब सुना है वो वापस आ चुके हैं काबुल में। लेकिन ये एक लो इंटेंसिटी जंग जो है हमारे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर इंडियन स्पॉन्सर्ड जो है वो एक जारी है इस वक्त। उसमें एक सीज फायर हुई है, अल्लाह करे वो सीज फायर जो है वो जो है कायम रहे और दोबारा हॉस्टिलिटीज ना हो। लेकिन उसकी उम्मीद जो है इस वक्त जो हालात हैं, बिकॉज अफगानिस्तान जो है तालिबान जो है TTP जो है वो प्रॉक्सी है काबुल की और काबुल प्रॉक्सी है वो इस वक्त हिंदुस्तान की। तो ये जो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट्स पे दोनों पे इस वक्त जो है एक ही दुश्मन है, वो भारत है जो ऑपरेट कर रहा है। So this is the sum total of what is happening on our eastern and western front. हाँ साहब, अब सवाल ज़ाहिर है कि बहुत से, मगर कल हमने देखा कि एक ये ख़बर आई कि पाकिस्तान ने
जाहिर है जो अपॉर्चुनिटी हमें दी गई है अफ़गानिस्तान की तरफ से, जो उन्होंने गलती की कि एक पहला हमला किया, मगर पाकिस्तान ने भी बड़ी बारीक बीनी अपने अहदाफ जो थे वो तय किए और कहा गया है कि उसमें से बहुत से अचीव किए गए हैं और बहुत से रह भी गए हैं। कुछ बताएंगे कि क्या पाकिस्तान ने वाकई अपने अहदाफ अचीव किए हैं, नूरवली महसूद के हवाले से भी और दीगर जो दहशतगर्द इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, इसकी कुछ इत्तलात हैं? देखिए, मैं उस डिटेल में जाने की पोजीशन में नहीं हूँ कि वहाँ पे क्या अहदाफ थे और कितने अहदाफ हमने अचीव किए, कितने जो है बाकी रह गए हैं, क्योंकि ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। तो मेरी पोजीशन जो है वो इस चीज़ से माने है कि मैं उसको जब तक कोई हमारी चीज़ें जो है खुल के सामने नहीं आ जाती, क्योंकि इस वक्त तो जो हमें प्रवोक किया गया है, ये जो इनिशिएट किया गया है वहाँ से इन शेप ऑफ टीटीपी एंड ऑब्वियसली टीटीए, जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो फितना खारिज जिसको हम कहते हैं जी, उन दोनों के जो कोई अगर जो एग्रेशन उन्होंने हमारे खिलाफ लॉन्च की हुई है, तो उसके खिलाफ जो भी स्ट्रेटजी होगी वो डेफिनेटली वो एक खुफिया स्ट्रेटजी हो सकती है। स्ट्रेटजी को मैं एक्सपोज करने की पोजीशन में नहीं हूँ, या क्या अहदाफ है वो भी तो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जी, ज़ाहिर है उसमें टीटीपी की कुछ क़यादत वहाँ पे जो कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसरार किया और उनकी तरफ से ये सीज़ फायर जो है ये कहा गया तो हमने किया। क्या आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? पाकिस्तान की ये 48 आवर्स की जो सीज़ फायर है, ये काबिल की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि ये सीज़ फायर जो है 48 आवर्स की कर दे, तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेट्स सी 48 आवर्स कल ख़त्म हो जाएंगे कि उसके बाद क्या करते हैं। हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट जो है नहीं आई, उन्हीं की तरफ से ये सारा हंगामा जो है इनिशिएट हुआ है और उन्हीं की तरफ से इसके अंदर जो है एक टेम्पररी सीज फायर की रिक्वेस्ट भी आई। अगर वो इसको परमानेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो इतना उम्मीद अफजा नहीं है। तो खाई साहब, अगर उम्मीद नहीं है तो कतर भी कुछ कोशिशें कर रहा है, कुछ ईरान ने भी कहा कि हम बातचीत करवाएंगे। आपको लगता है कि कोई अरब ममालिक की तरफ से अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर आ सकता है या उनको मजबूर किया जा सकता है कि वो हिंदुस्तान की निस्बत पाकिस्तान के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर करें, या कम अज़ कम इस वॉर जो एक महदूद पैमाने की है इसको रोकने के लिए कोई किरदार अदा हो सकता है वहाँ से? देखिए, ये बुनियादी तौर पे जो है जो ये कहना कि उनको कहा जाए कि हिंदुस्तान से वो दूरी इख्तियार कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। हमारे साथ तो उनके ताल्लुकात कभी भी काबिल रश्क नहीं रहे। 1947 ऑनवर्ड्स, अब असाब लगा लें 78 साल हो गए हैं। उसमें जो हमें स्वाय इसके कि हमने उनकी 2 जंगों में हिस्सा लिया, उनकी तरफ से हिस्सा लिया, जब सोवियत यूनियन ने अटैक किया तब भी लिया, और उसके बाद भी ये हमारे पास आज भी 40 लाख पनाह गजीन है, या जितने भी हैं, बट दे आर इन मिलियंस। वो उन्हीं जो 2 जंगों का शाखसाना है, उसी का ये बैगेज जो है हमारे पास इस वक्त पड़ा हुआ है, उन 2 जंगों का। तो ये जो जहाँ पे अफगानी बैठे हुए हैं, ये अगर हिंदुस्तान के साथ उनका इतना ताल्लुक बन गया हुआ है तो ये वहां क्यों नहीं शिफ्ट होते। ये हमारी सरजमीन के ऊपर जिसके खिलाफ उन्होंने एक जंग छेड़ी हुई है, एक जंग डिक्लेयर की हुई है, इनको उठाएं, इनको सबको ले जाएं वहां पे जहां उनके ताल्लुकात हैं, वहां पे ले जाएं। पाकिस्तान क्यों बोझ उठा रहा है? मैं तो असूली तौर पे इसके खिलाफ हूँ कि हमारे जो वसाइल हैं वो इतने ज्यादा नहीं है हमारे पास कि अपनी पॉपुलेशन को हम फीड कर सकें, और यहाँ पे कारोबार और यहाँ पे हर चीज के ऊपर आके कहीं से आके किसी और मुल्क से जो होस्टाइल है एज वी स्पीक, वो इस वक्त हमारे खिलाफ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। दोस्त तो कभी भी नहीं थे, लेकिन बहरहाल हमने फिर भी एक हमसाये का जो है फर्ज अदा किया
और उनको पनाह यहाँ पे मुयस्सर की। और वो मेरा मेरा अपना ख्याल है कि सही टाइम के वो लोग वो भी अपने जो है एक्सेप्ट करें, और हम भी जो है उनको मैसिव जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन अपने घर वापस जाएं। हिंदुस्तान से लेके हैं कि वो पाले इनको, जो हमारे पास बैठे हुए हिंदुस्तान क्यों नहीं पालता? इतने उनके ताल्लुकात हैं वहां पे, उनको ट्रांसपोर्ट करें। नहीं वो या खाई कहते साहब हैं तो वहाँ हम तो ही यहाँ से उनको वहां पे शिफ्ट कर जी देते हैं। खाई साहब हिंदुस्तान का जो भी दौरा था मुल्ला मुत्तकी का, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का किराया भी बचेगा, हम हाँ, यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि हुकूमत का मौक़िफ़ होगा इस पे। ज़ाहिर है आपने पहले भी बहुत से लोगों को पाकिस्तान ने भेजा है वापस, अब मज़ीद पंजाब हुकूमत भी कह रही है कि टैक्सेशन में लेके आएँ, इन लोगों को वापस भेजें, तो मज़ीद सख्त पॉलिसीज़ का मतलब है कि हुकूमत पाकिस्तान की आइंदा दिनों में देखने को मिलेगी। उसकी बिल्कुल उसकी एक बड़ी लॉजिकल वजह ये है कि जो जिस मुल्क से वो बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बड़े लोगों ने 2 नंबरी भी की हुई है, हमारे पासपोर्ट भी लिए हुए हैं, हमारे कारोबारों पे कब्जा किया हुआ है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नामी गिरामी लोग हैं बात, जिन्होंने ये 2 नंबरी की हुई है। तो वो इस वक्त हमें देखें, मैं बस ये एक पाकिस्तानी के जो है ये मेरे जज्बात हैं कि हमें अपने दोस्त दुश्मनों में तफरीक करनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए। अब देखें जितने बड़े बड़े नाम हैं अफगानिस्तान में 70s या 80s या 90s या इस सदी के अंदर जो हुक्मरान रहे हैं, सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने पनाह गुज़ीर हुए थे। चाहे वो 70 की दहाई थी, चाहे वो 80 और 90 की दहाई थी, या इस सदी की जो 2 दहाइयां गुजरी हैं, इन 50 सालों में जो भी वहां पे हुक्मरान रहे हैं वो पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मायूब लगेगा नाम लेना, लेकिन आप भी समझ रही हैं मैं किन लोगों के नाम ले रहे हैं। एक बता दें पिछले 50-55 साल में वहां पे जिन्होंने हुक्मरानी की है, बशमूल जो इस वक्त हुक्मरान है उनके, वो पाकिस्तान में पाकिस्तान ने उनको पनाह दी हुई थी। ये मौसम कुछ लोग हैं, ये लोग एहसान नहीं पाकिस्तान का, हमने इनसे क्या लिया है स्वाय दहशतगर्दी के? हमें क्या इन्होंने दिया है? इस सारे रिश्ते के अंदर जो है, नाते के अंदर जो है, पाकिस्तान ने हमने अपना घर का अमन जो है तबाह कर दी है। लेकिन खाई साहब ट्रेड तो हुई है ना उनके साथ, ट्रेड हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही है पिछले कुछ अरसे के अंदर, और यही एक मौक़िफ़ है। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि सताए में तालिबान के हज़ाराज हैं जो यहाँ पे पनाह लिए हुए हैं। तो क्या वफाकी हुकूमत को ये देखना होगा कि उनमें से जो लोग वहाँ नहीं जाना चाहते, बहुत सी औरतें नहीं जाना चाहती, बहुत सारी बच्चियाँ नहीं जाना चाहती, जो सताई हुई है तालिबान हुकूमत के, क्या उनके साथ कुछ कंसेशन हो सकती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से? जब देखें मैं आपकी बात से क्यों लेता हूं, जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी तो उस वक्त ये कौन से हमारे साथ जो है प्यार मोहब्बत का उनका नाता था? जब अशरफ गनी साहब हुक्मरान थे या करजई साहब हुक्मरान थे, उस वक्त इनका क्या? उस वक्त भी वापस नहीं गए ये लोग जो है, उस वक्त भी यहीं बैठे रहे हैं। बताएं ना मुझे, मैं इसका कोई ठीक है, हज़ारा वहां पे पूरा प्रोविंस है उनका, उनकी जो सूबे हैं वहां पे उनमें हज़ारा आबादी है, वो उनकी इंडिजिनस आबादी है वहां पे। पाकिस्तान में भी हज़ारा आबादी जो है बिल्कुल कोयटा और उसके गिरदोनवा में और भी जगह पे हैं, वो हमारे ओरिजिनल शहरी भी हैं वहां पे, पाकिस्तानी है वो। लेकिन जो है जो वहां से महाजरीन आए हैं उनमें भी उनकी तादाद मौजूद है। लेकिन ये उधर अगर मौसम बदलते हैं, सियासी मौसम बदलते हैं या हुकूमतें बदलती हैं, तो उसका वो पाकिस्तान पे क्यों असरअंदाज होते हैं? क्यों होते हैं वो यहाँ पे क्यों आके बसते हैं? और जब हालात अच्छे होते हैं तो वापस क्यों नहीं जाते? आज जो है मेजॉरिटी जो है उसको वापस जाना चाहिए। चले जो आप कह रहे हैं जी, जो आप जिनका नाम ले रही हैं वो अगर यहाँ पे रुक जाएं 100, 200, 400, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, बट दे आर हियर इन मिलियंस, वो क्यों नहीं वापस अपने मुल्क में जाते? अगर देखें कोई जो एक कौमी हमीयत और कौमी खुददारी जो होती है वो डिमांड करती है ये अपने वतन वापस जाएं, और ये काबुल में जो लोग हुक्मरान बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी जो है अगर कौमी हमीयत और कौमी गैरत और कौमी इज्जत अगर उनको अजीज है तो ये अपने शहरियों को अपने घर में लाके बसाए ना उनको। क्यों हमारे रहमो करम पे क्यों पड़े हुए हैं? मगर खाई साहब अल्लाह ताला ने हमें इतने वसाइल दिए हुए हैं। जी सर, पॉलिसियाँ बदलती हैं, मसलन हमारे यहाँ भी देखें उनको लाना बसाना, उनको यहाँ पे
सेटल करना, जंगजुओं की 4 से 5 हज़ार की तादाद लाना, ये खाली इमरान खान साहब के दौर में हुआ, लेकिन खाली इमरान खान साहब तो उसके अंदर जिम्मेदार नहीं थे। तो आपको नहीं लगता कि हमने भी अपनी पॉलिसियां उनके हवाले से बहुत तब्दील की हैं और बनाई हैं? मैं बिल्कुल मैं आपको भाई, और मैं बार बार टीवी पे कह रहा हूँ कि ये हमारी अपनी पॉलिसियां थी। जिन हुक्मरानों ने हिकमत यार साहब को, या जो उस वक्त जो लोग थे, मुझे उन लोगों के रबानी साहब थे, दूसरे लोग जो थे जो यहाँ पे आए 70 की दहाई में, जब सोवियत यूनियन का वहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ा और शाही खानदान जो है वो उनको फारग किया गया वहां से, और के बाद दीगरे जो है दाऊद और दूसरे लोग जो है हुक्मरान बने। तो उसके बाद जो है ये हुक्मरानी जो है जो हमारे पास तो नहीं थी, थे तो अफगान ही। तो अगर पाकिस्तान में हालात बदलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने तो कभी कोई एनमास जो है खुदा न खास्ता कहीं हिजरतें की। हमने ये हमारा वतन है, हमारी मट्टी है। मुश्किल और आजमाइश के वक्त आते हैं, हमें अपनी मट्टी के साथ जो है वाबस्तगी जो है वो बिल्कुल उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उन लोगों ने वहां पे वाबस्तगी छोड़ के यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। यहाँ पे दे मस्ट गो बैक, कम व्हाट मे। मेरा मतलब है, जब वहां पे मौसम बहार आता है उस वक्त भी नहीं जाते, खजा आती है तो शोर मचाते हैं कि जी वहां पे खजा है। मैं सियासी बात कर रहा हूँ जी। तो अगर करजई साहब थे तो उस वक्त क्यों नहीं गए, या अशरफ गनी साहब थे उस वक्त क्यों नहीं गए, या जो है ये लोग आ गए हैं तो इनके भी तो मामे चाचे बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, जाते क्यों नहीं जाते वहां पे? हमारे परचम की तौहीन करते हैं। खाई साहब, अब इसमें बहुत आपके ऊपर भी मैंने सुना, आपने एक इंटरव्यू में भी कहा, और जाहिर है कि आपके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, कि आपने कहा था कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है वगैरह। ये वाला जो ट्वीट है आपका बड़ा वायरल भी हुआ। मैं बिल्कुल ओन करता हूँ, मैं बिल्कुल ओन करता हूँ उस ट्वीट को, लेकिन उस ट्वीट का कोई फायदा हुआ? मेरा जो जज्बात थे उस वक्त कि एक ऑक्युपाइंग फोर्स जो है वहां से खत्म हुई है, और एक नई लोग जिन्होंने वहां पे अपने मुल्क के लिए स्ट्रगल किया है वो वहां पे हुक्मरान बने हैं। मैंने उसके लिए ट्वीट किया, बिल्कुल ट्वीट किया। आई स्टैंड बाय दैट। मेरा उस वक्त ये सेंटिमेंट था, और इट वाज एब्सोल्युटली एन ऑनेस्ट सेंटिमेंट। मैं आज भी उस सेंटिमेंट के साथ खड़ा हूं। लेकिन उसके बाद जो 3 साल में जो उन्होंने हमारे साथ किया है, तो क्या मुझे ये आप नहीं देंगे ये इख्तियार कि मैं उस सेंटिमेंट को करेक्ट करूं? या अगर मैं उस वक्त तो एवेल्युएशन जो मैंने अगर गलत की थी सर, उनकी आप सबकी तवक्कुआत नहीं थी ना? बात चीजें होती हैं आसमा, बात चीजें होती हैं। आप जो हाजिर हालात होते हैं उनमें आप उनको एवेल्युएट करते हैं। मैंने वो ट्वीट इसलिए की, एंड आई स्टैंड बाय दैट। मेरी ख्वाहिश थी और मुझे दुख है कि मेरी उस ट्वीट में जो मेरे जज्बात का इजहार किया, जो मैंने किया, वो उसमें 1% जज्बात का जो है ना उनका कोई एहतराम नहीं है उस मुल्क के अंदर जो है। तो अव्वल और आखिर उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। वो उसके लिए देखें, आज भी उनकी लीडरशिप की यहाँ पे जायदादें हैं जी, यहाँ पे उनकी उनकी फैमिलीज हैं यहाँ पे बैठी हुई। उनकी लीडरशिप की इस वक्त जो लीडरशिप है, तो मेरा मतलब है कि वो पाकिस्तान में कहते हैं मासी वेड़ा बनाया हुआ है इन्होंने, पंजाबी में कहते हैं ये पाकिस्तान को हमें जो है हमारी गलतियां हैं कि हमने ये बॉर्डर जो है उस तरह ट्रीट नहीं किया, उस बॉर्डर को जिस तरह हमारा हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर है, या जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं, जो ये एक उसकी फॉर्मल उसकी एक रिकॉग्निशन होती है, रिस्पेक्ट होती है। तो ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एनीमोर, बिकॉज हमें तारीख बार बार सबक सिखा रही है कि ये तो आप लोग गलत करते रहे हो। सर, एक और बिल्कुल जो है आपने चूंकि तारीख की बात की और आप तारीख के स्टूडेंट भी हैं, बार बार एक एतराज़ ये भी इस हुकूमत पे आ रहा है कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात शुरू किए थे, आप लोगों ने अमल दरामद करवाया, और पीटीआई बार बार ये कहती है कि ये लोग हमारे ज़माने में बातचीत हुई थी, लाए आपके दौर में, पीडीएम के दौर में गए, और आपने खुद भी काबुल का विजिट किया। इसमें कितनी सदाकत और क्यों हकायक जो हैं वो लोगों को नहीं बताए जाते कि ये इनसे मुज़ाकरात कब शुरू हुए, कब आए? जी, ये गलत बात करते हैं। ये मुस्लिम खान और दूसरा महमूद, जो बुशरफ स्वाद जो है वो तो उसी वक्त पीटीआई के दौर में आ चुके हुए थे, और उन लोगों को जो है वो वहां पे जो स्वात के लोगों ने जुलूस निकाले, बड़े हंगामे हुए, वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया,
वो सारे के सारे पीटीआई के दौर में हुए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो ब्रीफिंग दी हमें, वो पीटीआई के दौर में, पीटीआई की हुकूमत के दौरान में ब्रीफिंग दी। असेंबली के अंदर ब्रीफिंग हुई, एक क्लोज सेशन के अंदर, उसमें बड़े लोगों ने तकरीरें की, और मुझे आज भी याद है मोहसिन दावर साहब को जो है तकरीर से रोका गया, फिर बाद में तकरीर उनसे कराई गई, बल्कि उन्होंने एक दो नहीं 3 दफा वो बोले इस टॉपिक के ऊपर, और ठीक बोले, जो उन्होंने जिस बात का इजहार किया मैं बिल्कुल उसकी कदर करता हूँ। और लेकिन ये सारे का सारा जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया वो उस वक्त उधर किया गया। उसके बाद जो है आप देखें, जनरल फैज साहब जो जो खालिक थे इन सब सारे प्रोग्राम के, इमरान खान के साथ और जनरल बाजवा के साथ, ये तीनों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया हुआ था। उसके बाद आपको याद है जनरल फैज जो है कोर कमांडर बन गए वहां के, और पीडीएम की हुकूमत में भी वो कोर कमांडर है, आपको याद है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। तो जनरल फैज जो 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 खालिक थे, 3 लोग जो है इस प्रोग्राम के, वो कोर कमांडर बन गए पेशावर में। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट किए बंदे वहां से। मुझे अगले दिन आपकी बरादरी के किसी ने बंदे ने कहा कि नूर वली मसूद को उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बरादरी के बंदे ने मुझे कहा, एक मोतवर नाम है आपकी बरादरी का, मैं नाम ही लेना चाहता, आप जानती हैं उसको, उन्होंने नूर वली मसूद को उन्होंने गाड़ी दी थी। बहुत सारे लोग नूर वली मसूद कौन है? मिली थी। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। जी जी जी, ऐसा ही। तो खाई साहब, फिर ये तो बहुत बड़ा मैंने है जो किया गया है। करेक्ट किया है। ये जो कहा जाता है ना हमारे दौर में आए, हमारे दौर में कोर कमांडर उनका लगा हुआ था। और उस वक्त आर्मी चीफ जो थे वो जनरल बाजवा थे। तो ये एक आपको लगता है कि ये जानबूझ के ये सारी कोऑर्डिनेशन की गई? तो ये तो वॉर क्राइम के जिम्मे में है सर, ये तो जंगी जराइम है। देखें, ये बात मैं आपको कह रहा हूं, वो ज़हनी तौर पे इस चीज के हामी थे। उन्होंने 4-5 घंटे ये चीज, ये सबक हमें पढ़ाया कि ये जो हम कह रहे हैं उनको लाके यहाँ पे बसाना जो है ये बेस्ट सोल्यूशन है। इमरान खान और जनरल फैज और जनरल बाजवा, ये वो उनके ये नेपालक थे जिनको यहाँ पे लाया गया और उनके दौर में लाया गया। और उस वक्त जो थी पाकिस्तान की सरहदें जो है वो जहां से ये लोग आते हैं उसमें जनरल फैज कोर कमांडर थे उधर, और आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा थे। तो इनको भी आप, जनरल बाजवा से भी पूछताछ हो सकती है, इमरान खान साहब से भी होना चाहिए या हो रही है, जनरल फैज भी अंडर ट्रायल है कि जी मुझे बाहर निकाला जाए पैरोल पे और मैं अमन कायम कर दूंगा। फिर आप देख लें कि कितनी रिश्तेदारी है। हमारे वहां पे 2 दफा मैं गया हूँ, फॉरेन मिनिस्टर साहब, डीपीएम साहब जो हैं वो 3-4 दफा वो गए हैं, और हम अभी भी आज से 15-20 दिन पहले जो है हमने वीजे अप्लाई किया, हम अभी भी जाने को तैयार थे, अभी भी जाने को तैयार थे। तो उन्होंने वीजा नहीं दिया, लेकिन एकदम हॉस्टिलिटीज शुरू की, इसलिए वी गिव अप द आइडिया ऑफ गोइंग देयर। अच्छा, वो ये कहते हैं कि हमने वीजा नहीं दिया ख्वाजा साहब को, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, या पाकिस्तान मैं उत्थे जाके की करना जरा वीजा लेना सी, मैं तो यही बात करनी थी ना। मैं जब इस बात की जो है वो अफादियत खत्म हो गई तो उसके बाद मेरा वीजा लेना या ना लेना जो है वो बिकम्स इररिलेवेंट। या तो मेरे साथ साहिबान ने भी जाना था। एक मैं पैरोल वाली बात पे भी आती हूँ, उस पर गुफ्तगू पे बड़ा ज़रूरी है आपका बोलना और आपसे पूछना, मगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान साथ खड़ा है, इसी तरह से इजराइल, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान के साथ इस वक्त 2 मुल्क खड़े हैं खुल के, एक इजराइल है एक अफ़गानिस्तान है। तो क्या आपको इनका भी कोई गठजोड़ नज़र आ रहा है, और क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला कर सकता है? देखें, ये अटेम्प्ट जो है इसके जो वो चांसेस जो हैं वो बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि उनको बार बार कल फिर कहा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि वो 7 जहाज गिराएंगे। तो जब वो इंटरनेशनल फोरम पे एक बड़ा लीडर जब इसकी बात करता है तो पंजाबी में वो कहते हैं वखी जाके वाइती है। तो ये इस तरह उनका हिंदुस्तान का हाल होता है उस वक्त। तो ये चीजें जो है ना, आपको आपकी बड़ी गहरी नजर है इन पे। ये देखें, दोनों मुल्क जो है ना, हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है उसकी वजह से ऑब्वियसली हम तो एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर मुल्क है। न्यूक्लियर मुल्क इजराइल भी है,
इसराइल की जो ज़ायनिस्ट हैं, जो सेहूनी है, वो अजली और अबदी दुश्मन है हमारे, और वो पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कोई अच्छे जज्बात तो कतई तौर पे नहीं रखते, ना कभी रखेंगे। अगर कोई उम्मीद लगाए तो मैं समझता हूँ खाम ख्याली होगी, या ये कहे कि ये हो सकते हैं या नहीं। मैं बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करता कतई तौर पे। और ये ट्रायंगल जो है तालिबान और सेहूनी और आप देखें कि किसी ने उधर से कभी ये फ़लस्तीनियों के मुतालिक बात की है? सारे जान के वहाँ पे जिहादी, नीम जिहादी, वैसे जिहादी और नाम के जिहादी, नाम नहाद जिहादी, सारे के सारे इस वक्त सरजमीन पे बैठे हुए हैं अफगानिस्तान की। कभी आपने काबुल से आवाज सुनी है फ़लस्तीनियों के लिए? कतई तौर पर कभी नहीं आवाज आई। वहां पे कोई टेररिस्ट तंजीम ले लें दुनिया में, वो वहां पे बैठी हो। वो सुपरमार्केट बनाई हुई है उन्होंने टेररिस्ट तंजीमों की वहां पे। और अब हिंदुस्तान तालिबान के साथ खड़ा हो गया, जिसपे उनको अंदर से भी बहुत प्रेशर जो है वो हो रहा है। यानी ये भी कभी सोचा नहीं था कि खुल के इतना तालिबान के साथ खड़े होंगे। मगर खाई साहब, अब जो किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसकी बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान और तालिबान की पॉलिसीज की अब उसकी बात कर रही हूँ कि कभी सोचा था कि तालिबान के साथ एक तरफ आसमा, एक तरफ हिंदुत्व है और दूसरा जो है वो सफेद परचम है जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान पे भी हम बात कर रहे हैं। अब हम खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है और वहाँ पे जो मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब ने बयान दिया है उसके ऊपर भी बात करेंगे ख्वाजा साहब से। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। अब आते हैं पख्तूनख्वा की तरफ और इमरान खान साहब की तरफ। वो कहते हैं कि डायलॉग करें, इनके साथ बातचीत करें, और कल उन्होंने कहा कि वो खुद अफ़गानिस्तान के साथ रब्ता कर सकते हैं अगर उनको पैरोल पे रिहा किया जाए। क्या वो रिहाई चाहते हैं, और क्या आप समझते हैं कि जो नई हुकूमत है जी ये सारे रिहाई के बहाने हैं? मुझे इन मौकों पे पंजाबी के मुहावरे याद आते हैं गलत किस्म के। तो ये रिहाई के बहाने हैं। बाकी कोई तालिबान को उन्होंने कौन सा कंट्रोल किया? तालिबान को मैं कहता हूँ को लेके आए। ये मुसीबत जो है, मैंने अभी जी बताया कुछ मिनट पहले आपको डिटेल आपको बताई है। वो लेके आए यहाँ पे, तो अब कहते हैं कि मैं उनसे बातचीत करूंगा। तो खाई साहब, जो नई हुकूमत आई है खैबर पख्तूनख्वा में, वो कहती है ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे। जाहिर है कि एक नौजवान आदमी हैं। आपको लगता है कि एक तो हुकूमत उनको चाहती थी रोकना, नहीं रोक पाई, या आप लोगों की शिकस्त कहें या उनकी जीत कहें, मगर ये सब जो है फिर कैसे आगे चलेगा मामला? चलेगा जी, इंशाल्लाह जरूर चलेगा। उन्होंने पाकिस्तानी झंडा रिमूव कर दिया है, कायदे आज़म की पिक्चर रिमूव कर दी है, जो उसकी जगह जो है इमरान खान की पिक्चर लगा दी है। पाकिस्तान की झंडे की जगह उन्होंने पीटीआई का झंडा वहां पे लगा दिया है। तो आप अंदाजा लगा लें कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। तो क्या ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है ये रियासत के लिए? बिल्कुल कंसर्न। मैं बिल्कुल रियासत के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, जाती भी बिल्कुल डेफिनेटली मुझे कंसर्न है, लेकिन रियासत को भी कंसर्न है। इट शोज के पीटीआई की लॉयल्टीज जो है वो कहाँ पे पाकिस्तान के साथ नहीं लाए करती, वो कहीं और, वो एक किस तरफ चीजें जा रही हैं मैं उससे इस वक्त कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन वो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे पैरोल पे रिहा करो, उस पैरोल पे रिहा हो के जो केपी में जो कुछ वो करेंगे जाके, जब जहाँ पे उनकी हुक्मरानी भी है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं। मैं उसमें स्पेकुलेट करने से थोड़ी सी परहेज करूँगा। तो इसका मतलब है उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। जाहिर है उनकी ख्वाहिश पे अमल नहीं हो सकता, मगर होगा क्या सर? अब हमें सबको अंदाज़ा है कि क्या इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में होना शुरू हो रहा है या हो चुका है या हो रहा है, लेकिन कैसे कंट्रोल करेंगे आप? फिर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है
क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों यकीन है। देखिए, हम ग्रे एरिया से निकल आए हैं। वी रिमेन्ड इन द ग्रे एरिया फॉर टू लॉन्ग, के साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये मेरा मतलब है कि हम पानी चेक करते रहे हैं कि गर्म है कि ठंडा जो है पिछले कई साल से। लेकिन अब चीजें जो है ब्लैक एंड व्हाइट में, हमें पता है कि हमारी दुश्मनी जो है कहाँ लाया करती है। हमारा हमारा हर चीज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ गई है, और वी आर कन्फ्रंटिंग दैट सिचुएशन। हमें सबसे बड़ी बात जो है ये गुमगु की कैफियत जो हमारी पॉलिसीज में रही है, नाइदर हेयर नॉट देयर, ये खत्म हो गई है। और ये एक रिजॉल्व है हमारी लीडरशिप का, पाक फौज का, हमारी जो लीडरशिप, जो फौज की लीडरशिप, सियासी लीडरशिप जो है, एक जो मैं हाइब्रिड कॉम्बिनेशन कहता हूँ, उनका एक रिजॉल्व है कि हम बिल्कुल कोई चीज जो है मुल्क में, कोई भी पॉलिसी जो है उसमें कोई इबहाम नहीं रखेंगे। अब ये तमाम इबहामात जो हैं वो रिमूव हो गए हैं इस पॉलिसी के, जो हमारी अफगानिस्तान के बॉर्डर से मुतल्लिका थी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हम एक डिसेंट हमसाये की तरह अफगानिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। उसमें जरूरी नहीं क्योंकि बहुत प्यार मोहब्बत का इजहार होता रहे, एक कनेक्टिविटी हो, तजारत हो, इकोनॉमिक का एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हों, जिस तरह माजी में रहे भी हैं, बढ़े रहे हैं ताल्लुकात। मैं 70 की दहाई के अवाइल में मैं 2-3 दफा काबुल जो है छुट्टियां मनाने गया, वहां पे 4-4, 5-5 दिन, 8-8 दिन वहां पे रहा। हरियाणा की यहाँ से फ्लाइट जाती थी लाहौर से काबुल जो है। जी हाँ। तो ये ताल्लुक था। उस वक्त भी पख्तूनिस्तान का झंडा जो है, मेन जो उनका चौक है काबुल के अंदर, वहां पे लहरा रहा था। हिंदुस्तान के लोगों के वहां पे बड़े इन्फ्लुएंसेस थे, बट एक सिविलिटी थी। बावजूद इस बात के कि पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो सबसे पहले हमारी जंग जो है किसी मुल्क के साथ हुई तो काबुल अफगानिस्तान था। उन्होंने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर कि एक ये नई रियासत है, कमजोर रियासत है, तो हम इनके साथ जो भी मामला जो है अभी जो है इसको इन्वेड करके दे, इसके हमला करके उसके साथ तय कर लें। बावजूद सारे बात थे। लेकिन ये जो बात हुई है ना, जब सोवियत यूनियन आया और उसके बाद जो नेटो फोर्सेस आई हैं, उसके बाद जो है एक मिक्स जो क्रिएट हुआ है काबुल के अंदर, वो तो एक बुनियादी जो एक मैं कहता हूँ सिविलिटी जो है रिलेशनशिप में, वो भी नहीं रही, वो खत्म हो गई। तो खाई साहब, दोबारा अगर खैबर पख्तूनख्वा पे आए तो उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो ताउन नहीं करते, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर वहाँ पे आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आपने करने हैं, वो करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं कुछ, वो रोड़े अटकाते हैं जो कि उनका एक बुनियादी मकसद लगता है इस वक्त उनकी हुकूमत का, इमरान खान साहब का, फिर आप क्या गवर्नर रूल भी लगा सकते हैं? देखें, मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि उसका क्या सियासी आउटकम क्या हुआ, लेकिन ये है कि वो अपनी शिनाख्त करा देंगे फिर कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। सीधी शिनाख्त हो जाएगी अगर वो जो है रेजिस्ट करते हैं। हम जो देखें, हमारी कोई जाती लड़ाई तो नहीं है तालिबान के, हम तो जो है पाकिस्तान के हवाले से, अपने वतन के हवाले से उनके साथ लड़ रहे हैं ना। तो वो जो है उसमें अगर वो हमारे साथ खड़े नहीं होते, उनके साथ खड़े होते हैं, फिर मेरा ख्याल है कि मैं ना ही कमेंट करूं तो अच्छी बात है। खाई साहब, कुछ आपने कहा इबहाम से निकल आए हैं, कुछ TLP के हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने वफाक को लिखा है, देखा, ये समझा जा रहा है कि वहाँ पे भी अब क्रैकडाउन होगा, उनको गिरफ्तारियाँ उनकी होंगी, एक इंतहा पसंद गिरोह जो कि उनको कहा जाता है हुकूमत की तरफ से, उनके ऊपर भी काबू पाया जाएगा। ये रिजॉल्व जो है ये वाकई हुकूमत का है या फिर कोई मसलियत आड़े आ सकती है, फिर कोई असासा? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर कोई इस किस्म की मसलतों का हम शिकार हुए तो वो दैट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल। इस वक्त वो कहते हैं, हम माजी में रहा है कि हमारा ये है कि 1000 मसलत शुमार करते हैं, फिर एक दर्द दिल इख्तियार करते हैं। तो 1000 मसलतें शुमार करते रहे और देखें दर्द दिल कितने बढ़ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, पीपल्स पार्टी के साथ मामला ठीक है? आज बिलावल साहब भी मिले हैं, कल वज़ीर आज़म सदर की भी मुलाकात हुई है, वैसे तो फील्ड मार्शल साहब की भी सदर साहब से मुलाकात हुई है, तो इन मुलाकातों से का मकसद क्या है? प्यार मोहब्बत बढ़ाना, और इसके अलावा क्या मकसद हो सकता है?
पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट साहब के साथ जो है। अच्छा। बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। वहाँ पे सारी लीडरशिप थी, बड़े बड़े लोग थे पीपल्स पार्टी के। उन्होंने भी कमेंट किया, हमने भी कमेंट किया। कॉमन ग्राउंड की जो है वो निशानदेही की गई, जिसके ऊपर हम अपनी अपनी शनाख्त बरकरार रखते हुए सियासत भी कर सकते हैं और तावन भी कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे सवालात भी हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से हैं। फिर जो दिफाई मुआहदे हुए हैं, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हुआ है, और फिर पीस प्रोसेस जो है गाज़ा का, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है, इस पर बात करेंगे। खाई साहब से एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। सर, जुनैद अकबर साहब जो हैं, उन्होंने पेशकश की है हुकूमत को कि आप 1 कदम बढ़ें, हम 10 कदम बढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को। तो उसके ऊपर आपको लगता है कि बैठा जा सकता है, कोई प्रोसेस शुरू हो सकता है? अस्मा, मैं जुनैद अकबर साहब शरीफ आदमी है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उनकी पिछली दो तीन असेंबलीज में, हार्डकोर पीटीआई के वो एक कह सकते हैं आप जो क्या कहते हैं नजरियाती आदमी है, और एक ऑनेस्टी भी है उनके कहने। मैं एग्री करूं या ना करूं एक अलग बात है, लेकिन एक ऑनेस्टी जरूर है। और वो मेरा अपना ख्याल है कि जुनैद अकबर साहब ने जो बात कही है सारा आंखों पे, लेकिन ये बात जो है ये इज्तिमाई तौर पे आनी चाहिए। ये नहीं है कि एक साहब कोई और बात कर रहे हैं, दूसरे को और कर रहा है, चौथा कोई और कर रहा है, 8वां 10वां कोई और कर रहा है। तो ये अगर एक जमात की हैसियत से इज्तिमाई वो अगर इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे, जो जुनैद अकबर साहब ने, जिस तरह मैंने नहीं सुना लेकिन जो आप बात कर रही हैं, मैं उसी के हवाले से बात करूंगा कि अगर ये बात उन्होंने की है तो ये इज्तिमाई तौर पे ये बात होनी चाहिए। अदरवाइज अच्छी ख्वाहिशों का इजहार जो है वो फर्द करते हैं तो उनका वो इफेक्ट नहीं होता जो इज्तिमाई तौर पे जब ख्वाहिश का इजहार किया जाए कि मुल्क की खातिर, अमन की खातिर एक तावन की फिजा जो है वो बढ़ाई जाए। और अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात जो है, एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात तो हुकूमत की मार्फत होंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो उनका लीडर भी जो है हमेशा बात करता है तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले करता है। पुरानी आदतें जो है वो फिर नहीं जाती ना, क्या कहते हैं, छूटती नहीं है, काफिर मुंह से लगी हुई, ये पुरानी मुंह को लगी हुई है ना। तो ये इसलिए बार बार वो एस्टेब्लिशमेंट में वादा मारते हैं। क्विकली सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गज़ा में अमन की जो अभी मुआहदा हुआ है उसमें पाकिस्तान की फोर्सेस भी जा सकती हैं, और सऊदी अरब के साथ जो डील हुई है, क्या पार्लियामान को, काबीना को उस पर और पीपल्स पार्टी को जो कि इतराज़ करती है, हमें नहीं बताया गया, एतमाद में लिया जा रहा है? नहीं, काबीना को तो बाकायदा उसकी जो डिटेल में एतमाद में लिया गया। ये लास्ट जो मीटिंग हुई है काबीना की, बल्कि मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये सिंगल पॉइंट एजेंडा था इस मुआहदे के बारे में। लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो है इज ऑन बोर्ड ऑन दिस, और अगर मजीद इसकी कोई ब्रीफिंग की जरूरत पड़ी तो बिल्कुल दे आर आवर पार्टनर्स, तो और भी करेंगे, उससे आगाह करेंगे उसकी डिटेल से। तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल करना भी चाहिए जो है। और सर, गाज़ा के बारे में कोई पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ पे इंगेज हो सकती हैं पीस कीपिंग के लिए? बिल्कुल हो सकती हैं। बिल्कुल पाकिस्तान जो है गाज़ा में पीस कीपर्स की हैसियत से जो है बिल्कुल रोल अदा कर सकता है पाकिस्तान। मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं क्योंकि इससे डायरेक्टली डील करता रहा हूँ एज डिफेंस मिनिस्टर माजी में भी, पाकिस्तान नंबर 1 है पीस कीपिंग फोर्सेस के में से दुनिया में। ये 4-5 मुल्क हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, मेरा ख्याल है इंडोनेशिया भी है, इस तरह 2-3 और मुल्क हैं। हमने सोमालिया में, कांगो में, ईस्ट तिमोर में,
इन तमाम मुल्कों में हमारी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है। और फिर हम यूनाइटेड नेशंस के जो फोर्स है 150 151 अगेंस्ट पायरेसी जो है समुद्रों में जो राजनी होती है उसके खिलाफ भी हम लीड करते हैं, उनको हमारी नेवी लीड करती है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छा रोल है पाकिस्तान का काट जो है उससे तो बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड है इस रोल में। और अब्राहम एकॉर्ड का तो कोई पाकिस्तान प्लान कर रहा है, हिस्सा बन सकता है या नहीं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी स्पेकुलेशन है, ये मीडिया में ही है। मैंने तो कहीं दूर दूर तक मुझे किसी ने ट्रम्प साहब इतने मेहरबान हैं पाकिस्तान पे, शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, शहबाज साहब ने भी बड़ी तारीफ़ की। कोई पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आने वाले दिनों में? मैं इस पे कंक्लूड करना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात है आसमा, अल्लाह मेहरबान है पे, अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ दुआ करनी चाहिए, जारी और सारी रहे। अच्छी हुक्मरानी हो रही है, इज्जतें मिल रही हैं। और जिस तरह आप मेरी ट्वीट का हवाला दे रही थी, इज्जतें ताकतें सारी जो है वो अल्लाह की है, बिल्कुल कायनात के मालिक के पास है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप बात सुन रहे थे वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इस वक्त बहरान भी हैं, अंदरूनी बैरूनी, उसके ऊपर भी बात कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो अहम सवालात इस मुआहदे से जुड़े हुए थे, गज़ा पीस के हवाले से थे, अमन के हवाले से, पाकिस्तान की फोर्सेस पे आपने उनकी बात सुनी। गुफ्तगू आपके सामने है, फैसला आपका।